हेलो क्लास 10th। आज हम एक ऐसे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसमें हमको पढ़ना पड़ता है संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। इसके अलावा यूक्लिड का विभाजन लेमा क्या कहता है, यूक्लिड विधि से एचसीएफ कैसे निकलता है, एलसीएम एचसीएफ निकालने का जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उस विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है, दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है, उसमें शांत अशांत अनंत अनावर्ती का क्या मतलब होता है, ये सारा चीज हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम बताते हैं आपको कि प्राकृत संख्या क्या होता है। गिनती को हम लोग क्या कहते हैं कि प्राकृत संख्या कहते हैं। किसी भी चीज को हम लोग क्या चीज से स्टार्ट करते हैं, नंबर से गिनना स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या हो गया, ये सब गिनती, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये सब प्राकृत संख्या होता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्या ये आपके डेली लाइफ में काम आता है। किसी चीज को मापने के लिए जो चीज मापते हैं वो सब रियल नंबर में आता है। दूरी मापना होता है तो जो आपका आंसर आएगा वो भी क्या होगा कि एक प्रकार का रियल नंबर ही होता है। टाइम क्या हो गया, रियल नंबर ही होता है एक प्रकार का। अब उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे सर पूर्ण संख्या क्या होता है। अगर जो प्राकृत संख्या होता है उसमें जीरो को भी आप शामिल कर लेंगे तो उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है। पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो कि माइनस वाला और प्लस वाला और जीरो ये तीनों सेट नंबर है, निगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी और जीरो, मतलब कि धनात्मक, पूर्णांक और ऋणात्मक और जीरो, इस तीनों जो सेट होता है उसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं सर, जो दो से कट जाए। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से ना कटे। जो दो से कट जाएगा उसको कहेंगे सम संख्या, जो दो से ना कटे उसे कहेंगे विषम संख्या। जैसे मान लो 8 है, इसको 2 से भाग लगाओ तो कितना आएगा 4, तो इसका मतलब 8 क्या हो गया, एक प्रकार का सम संख्या है। मान लो कि 7 को 2 से भाग लगाओ, क्या ये पूरा पूरी कट सकता है, नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, तो इसीलिए 7 क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। भाज्य संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। जिस नंबर का फैक्टर 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा होना चाहिए, एक तो 2 से ज्यादा होना चाहिए, जिस नंबर का फैक्टर कितना होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 36 है, 36 कैसा नंबर है, भाज्य संख्या है, मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि 36 किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, और इसके अलावा 2 से भी कटेगा, और इसके अलावा 3 से भी कटेगा, और इसके अलावा 4 से भी कटेगा, और इसके अलावा 9 से भी कटेगा, और इसके अलावा 12 से भी कटेगा, और इसके अलावा 18 से भी कटेगा। इसका मतलब ये है कि देखिए इसके कितना फैक्टर हो रहा है, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया। एक तो वो खुद नंबर, एक तो खुद वो नंबर, एक तो वो खुद नंबर होगा, और एक क्या हो गया, एक से तो हर नंबर कटता है, और उसके अलावा भी देखिए कितना फैक्टर है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको 36 क्या है, एक प्रकार का भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे सर, जिसका 2 ही फैक्टर हो, एक तो एक और दूसरा वो नंबर, उस नंबर को हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे आप ले लीजिए 5 कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ खुद से कटेगा। दुनिया के किसी भी नंबर से 5 और किसी से नहीं कट सकता है, सिर्फ 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। इसका मतलब ये एक प्रकार का अभाज्य संख्या है। जैसे एक और ले सकते हैं 7, ये क्या है, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 11 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कट सकता है। उसके बाद होता है कि सर परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वो होता है जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू कभी भी 0 के बराबर ना होना चाहिए। यहाँ निगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। जैसे कि 7 क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं है, क्योंकि इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 4 क्या है, ये भी एक प्रकार का परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 0 है, क्यू की जगह पर, नीचे में 0 है नहीं है ना, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। निगेटिव भी हो सकता है, -2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। -4 भी क्या है, परिमेय संख्या। -4/7 क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या क्या हो सकता है सर, जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √2, जैसे कि √3, जैसे कि √7, ये सब क्या है कि अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे, यूक्लिड का विभाजन लेमा क्या कहते हैं। इज इट क्लियर। नंबर पार्ट देखने के बाद अब हम डिस्कशन करेंगे यूक्लिड का विभाजन लेमा क्या होता है। कोई दो मान लीजिए धनात्मक नंबर लेते हैं, यहाँ मान लीजिए 7 है और यहाँ मान लेते हैं एक नंबर है, ये नंबर 7 है और ये क्या है 5 है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जब हम भाग लगाते हैं तो 5 × 1 = 5, 5 का 5 बचता कितना है 2।
तो यहीं पे क्या बनता है, इससे यूक्लिड का विभाजन जो लेमा कहता है वो कहता है कि कोई भी नंबर, इसको मान लीजिए आप a और इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए q और ये हमारा रिमाइंडर r। तो ये कहता है कि जो a का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, bq प्लस r के। किसके बराबर होगा, bq प्लस r का। a का वैल्यू कितना है 7 है, b का वैल्यू कितना हमारा 5 है और q कितना है 1 है और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। और इसमें एक रिलेशन जो बनता है, हमेशा याद रखिएगा, जो भाजक होता है वो क्या होता है और रिमाइंडर में एक रिलेशन होता है। भाजक और रिमाइंडर में ये रिलेशन होता है कि रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होता है और या जीरो होता है। या तो क्या होगा, रिमाइंडर छोटा होता है। रिमाइंडर क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, रिमाइंडर छोटा होता है। और क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, छोटा होता है या जीरो हो सकता है। रिमाइंडर के लिए यही याद रखना है कि रिमाइंडर क्या हो सकता है कि भाजक से छोटा होगा या रिमाइंडर का वैल्यू जीरो हो सकता है। कभी भी रिमाइंडर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, b से बड़ा नहीं हो सकता है। कभी भी रिमाइंडर का वैल्यू मतलब कि शेषफल का जो वैल्यू होगा वो भाजक से बड़ा नहीं आ सकता है और नहीं इसके बराबर होता है। कभी भी आप कोई भी नंबर से भाग ला देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 9, इसको भाग लगाइए, यहाँ पे कितना होगा 2 चौका 8, बचेगा कितना 1। यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या आपका शेषफल है। शेषफल क्या है, इससे छोटा है ना, 1 2 से छोटा है कि नहीं है। एक और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 2, अब मान लीजिए एक नंबर लेते हैं 4, इसको भाग लगाइए, यहाँ क्या देख रहे हैं 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, रिमाइंडर कितना हो गया 0। इसमें क्या रिलेशन बन रहा है कि सर यहाँ रिमाइंडर कितना है 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब कि कभी भी रिमाइंडर 0 हो सकता है। रिमाइंडर 0 हो सकता है, रिमाइंडर भाजक से छोटा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी रिमाइंडर भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। यही चीज में, ये लेमा में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसका ये जो एक रूल बनता है कि a बराबर pq प्लस r, कभी भी रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो सकता है और b से बड़ा नहीं होगा। b से बड़ा नहीं हो सकता, b से छोटा हो सकता है। रिमाइंडर का वैल्यू 0 भी हो सकता है, b से छोटा भी हो सकता है, लेकिन b से बड़ा नहीं हो सकता है। एक और नंबर हम लेके देख लेते हैं। चलिए एक अगला नंबर हम देखते हैं, वो नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 7, यहाँ पे ले लेते हैं मान लीजिए एक नंबर लेते हैं 19। चलो ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, भाग करेंगे, 7 दूना 14, बच जाएगा कितना, 9 में से 4 गया 5। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ जो आपका शेषफल बच रहा है, यहाँ जो शेषफल है वो क्या है, वो भी क्या है कि 7 से छोटा है। 7 से क्या है, छोटा है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि कोई भी नंबर को अगर हम 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, और क्या नहीं सकता, 8 नहीं हो सकता है। मतलब ये क्या हो सकता है, इतना में से कोई ना कोई एक हो सकता है, लेकिन कभी भी ना तो इसके बराबर आएगा और नहीं इससे बड़ा आ सकता है। कौन नहीं आएगा, रिमाइंडर, किससे, भाजक से। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए भाग आपका शेषफल कितना आया हुआ है, 5 आया हुआ है, इसका मतलब भाजक से छोटा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 9 है, यहाँ पे हम लेते हैं, देखिए अब हमने क्या देखा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 57 में 9 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 8 आ सकता है, लेकिन कभी भी 8 से ऊपर नहीं आ सकता है शेषफल, और नहीं 9 आ सकता है, न तो इसके बराबर और नहीं इससे बड़ा आ सकता है। चेक कर लेते हैं, 9 5 9 6 54, 54 बच कितना जाएगा, 7 में से 4 गया 3। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। यही कहता है ये यूक्लिड का विभाजन लेमा, और इसका रिलेशन क्या होता है, a बराबर bq प्लस r। रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर भाजक से छोटा होगा या रिमाइंडर का मान यानी कि शेषफल का मान 0 भी हो सकता है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकलता है, यूक्लिड विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फिर हम लोग नया टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है यूक्लिड विधि से एचसीएफ कैसे निकलता है। इसमें हम लोग सीखेंगे कैसे यूक्लिड विधि से एचसीएफ निकाला जाता है। यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन है, 2 2 5 225 है, और उसको अगर हम भाग लगाएंगे, भाग विधि से एचसीएफ निकाल रहे हैं, 135 से लगाएंगे 225 में, एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। अब हम किसको उतारेंगे, 135 को, इसको लगाएंगे तो एक बार में 90 लगेगा, 5 में से 0 गया 5 और ये हो जाएगा 3, तो 3 में से नहीं जाएगा तो हाथ से लेकर 13, 13 में से 4 गया 9, रिमाइंडर बन गया, शेष हो गया 45
अब हम क्या करेंगे, 90 को उतार देंगे, तो 45 दूना 90, जीरो में जीरो गया जीरो, 9, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम यहाँ लिखेंगे, 135 और 225 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिख लो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एक रिलेशन होता है। अब यहाँ ए का वैल्यू कौन हो जाएगा, 225 है हमारा, ए का वैल्यू कितना है 225, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 135, क्यू का मान कौन है, ये है क्यू, ये है आर, क्यू का मान कितना हो जाएगा 1 और मेरा आर का मान कितना है 90। अब ये देखने वाली बात है कि जो आपका 135 है वो आपका ए का मान हो जाएगा, अगला चरण में 135 लिखाएगा, जो आपका शेषफल है वो हो जाएगा बी का मान, ठीक है। यहाँ क्यू और आर कौन हो जाएगा, ये क्यू और आर हो जाएगा, क्यू का मान 1 और आर का मान 45। तीसरा चरण में बढ़ेंगे तो यहाँ ए का मान हो जाएगा 90 और यहाँ बी का मान हो जाएगा 45, ठीक है। और यहाँ क्यू और आर निकालना है, क्यू का मान 2 और रिमाइंडर का मान हो जाएगा 0। तो जो आपका जहां आपका रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया हुआ है और इसी में एचसीएफ है। सर एचसीएफ कौन होगा, जो आपका बी का मान होगा, बी का मान जो होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ एचसीएफ कितना हो जाएगा 45, तो जो बी का मान है वही हमारा क्या निकला, एचसीएफ। यहाँ पर बी का मान कितना है 45 है, यही तो बी का मान है, ये बी का मान ऊपर चरण का, ये ऊपर का चरण का बी का मान है। यहाँ लास्ट में जब रिमाइंडर का मान 0 आता है तो वहां पे जो बी का मान होता है वही एचसीएफ होता है, ठीक है। अब हम अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विधि से, ठीक है। इसको इरेज कर दिया, चलिए अब हम लिखेंगे 867 और 255 में बड़ा कौन है, 867 क्या है, बड़ा है, बड़ा कौन है 800, इधर लगाते हैं, 867 बड़ा है और 255 छोटा है। तो 867 में 255 से हम क्या कर रहे हैं कि भाग लगा रहे हैं, भाग विधि से एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एक बार लगाया 255 होगा, दो बार लगाया तो कितना हो जाएगा, अगर हम 255 में 2 से गुना करेंगे 10 11 4 1 5 510 हो रहा है, छोटा है, ट्राई करो 3 बार लगाते हैं, 255 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 16 7 765 आ जाएगा। चलो इसी में लगाते हैं, 3 बार लगाते हैं, 3 बार लगाए तो कितना हो जाएगा 765, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब उतारेंगे हम लोग 255, ठीक है, 2 बार में लगाएंगे तो कितना होगा 204 आएगा, 5 में से 4 गया 1 और 5 का 5, ये रिमाइंडर हो गया। अब हम उतारेंगे 102, यहाँ पे 2 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 102, हो गया। चलिए तो अब इसको भी हम क्या करें, उसी तौर पे लिखना स्टार्ट करेंगे कि सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू कितना होगा 867, 867 बराबर बी का मान कितना है 255 है, क्यू का मान कितना है 3 और 102 है, सॉरी क्यू का मान कितना है 3 है, रिमाइंडर हमारा 102 हो गया। अब अगला हम क्या करेंगे कि जो हमारा बी का मान है वही हमारा क्या हो जाएगा, ए का मान बन जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जो रिमाइंडर है वो हमारा बी का मान हो जाता है, अगला चरण हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, क्यू है ये आर का मान है, क्यू का मान कितना हो जाएगा 2 और आर का मान हो जाएगा 51। तीसरा चरण में हम क्या देख रहे हैं कि सर जो हमारा बी है वही हमारा अगला चरण में 102 ए का मान हो जाएगा और 51 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी का मान। अब यहाँ क्यू और आर, क्यू का मान हो जाएगा 2, रिमाइंडर का मान हो जाएगा 0, तो जब रिमाइंडर का मान 0 आ गया इसका मतलब आपका एचसीएफ निकल गया हुआ है और आपका प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया हुआ है, चरण कंप्लीट हो गया हुआ है। अब यहाँ पे कौन होगा एचसीएफ, 102 है या 51 है या 2 है या 0 है, तो जो 0 है उसमें जो बी का मान होता है, तो बी का जो मान होगा वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। हमने देखा, हम 2 एग्जाम्पल से लेकर इस विधि में कैसे, इस विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो हमने सीखा। अगला टॉपिक का नाम होगा कि सर एलसीएम और एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकलता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो 26 को लिख सकते हैं 13 दूना 26, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या 13 है और 2 भी क्या है कि अभाज्य संख्या है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 26 को लिख सकते हैं 13 के पावर 1 बार 1 और 2 के पावर 1 बार, हो गया। अब हम क्या करेंगे, 91 को लिखेंगे, 91 को लिख सकते हैं 13 × 91 है ना,
चलिए अब 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 कितना बार लिखाएगा, एक बार, और 7 कितना बार लिखाएगा, एक बार, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या लिखाएंगे, लिखेंगे जो जो नंबर आया उसको लिख दो। 13 आया हुआ है 13 लिखा जाएगा, 2 भी आया हुआ है उसको भी लिखा जाएगा, यहाँ पे फिर 13 है, दोबारा नहीं लिखेंगे किसी नंबर को, और यहाँ पे क्या है 7 के पावर 1 है उसको लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूना 26, गुना में क्या करेंगे 7, तो गुना करेंगे 7 42 के 2 हासिल 4 हो जाएगा, और 7 दूना 14 और 4 18, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब इसी क्वेश्चन का हम एचसीएफ बनाएंगे। एचसीएफ में क्या होता है कि जो कॉमन होता है और उसका पावर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसको लिखेंगे। तो कॉमन कौन है, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, बाकी और कोई नंबर तो कॉमन नहीं है, सिर्फ 13 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उसका नाम है ये है 12, 15 और 21। चलिए अगर हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, लिखाएगा 3 चौका 12, 3 की जगह पर 3 और 4 की जगह पर लिख सकते हैं 2 दूना 4। ठीक है, तो अब हम 12 को क्या लिखेंगे, देखिए गौर से, 12 को लिख सकते हैं सर 3 एक बार आया हुआ है और 2 कितना बार आया हुआ है, 2 बार, ये हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। 15 का निकालेंगे, 15 का, 15 को हम लिख सकते हैं 3 पचे 15, तो 15 क्या लिखेंगे, 3 एक बार आया हुआ है और 5 क्या आया हुआ है, एक बार आया हुआ है, तो ये हो गया 15 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, 21 लिखेंगे। 21 का हो सकता है 3 इंटू 7, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, 3 एक बार 7 एक बार, तो ये हो गया 21 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आनेगा, तो एलसीएम में क्या होगा, सब नंबर लिखेंगे, 3 लिखाएगा और क्या लिखाएगा, 2 भी लिखाएगा, और ये 3 तो लिखा गया है, 5 लिखाएगा एक बार, अब क्या लिखाएगा, यहाँ 3 लिखा गया हुआ है और 7 क्या होगा, एक बार लिखाएगा, यहाँ 2 कितना बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, इसलिए क्या करेंगे 2 के पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, मतलब एलसीएम के केस में क्या होता है कि टोटल नंबर को लिखना है, नंबर का पावर क्या होना चाहिए, बड़ा पावर वाला को हम लिखते हैं, जैसे 3 के पावर यहाँ पे 1 है, अब मान लीजिए 3 के पावर क्या रहता है, 3 के पावर 4 रहता, 3 के पावर कितना रहता है, 4 रहता, तो हम क्या करते हैं 3 के पावर 4 को लिखते हैं, 3 के पावर 1 को नहीं लिखते। मान लीजिए आप जो फैक्टर निकालते हैं उसमें 2 के पावर 5 रहता और 2 के पावर कितना रहता, 4 रहता, तो हम क्या करते हैं 2 के पावर 5 लिखते हैं एलसीएम के केस में। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, गुने में 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा 20, 7 3 21। ठीक है, तो 21 दूना 42, तो एलसीएम आ गया इसका 420। एलसीएम कितना आ गया, 420। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का टर्म कंडीशन क्या है कि कॉमन होना चाहिए, यानी कि तीनों में जो नंबर होना चाहिए, तीनों में कौन सा नंबर है, देखिए 3 क्या है कि तीनों में है ना, तीनों में। एचसीएफ में क्या होना चाहिए कि सर कॉमन नंबर होना चाहिए और पावर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो जब तीनों क्या है, 3 के पावर 1 3 के पावर 1 3 के पावर 1, ये तीनों सेम ही है, इसमें बड़ा और छोटा कुछ नहीं हो सकता है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आप गुणनखंड विधि से हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ को बनाते हैं। एलसीएम में कैसे बनाया जाता है कि मैक्सिमम पावर वाला को, और एचसीएफ में क्या होता है कि कॉमन नंबर होना चाहिए और पावर क्या होना चाहिए, कम पावर वाला को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। कि अगला टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है दशमलव प्रसार, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन उसको इंग्लिश में कहते हैं। वहीं पर देखेंगे शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, अनंत अनावृत्ति क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए तो आज हम डिस्कशन करेंगे दशमलव प्रसार। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या है, अनंत अनावृत्ति क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट डेसिमल नंबर। इसमें हम कुछ एग्जांपल लिए, वहां से हम डिस्कशन करते हैं कि सर शांत क्या होगा। इसका सबसे आसान तरीका है कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है, उसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जैसे 8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8 निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं कि 8 के फैक्टर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर किसी के डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 आवे या 5 आवे, इसका मतलब वो क्या है, शांत है। फैक्टर क्या होना चाहिए, नीचे वाला नंबर का प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए, या तो 2 है या 5 है, दोनों में से कोई एक है तो भी वो शांत होगा, अगर दोनों है तो भी वो क्या होगा, शांत होगा। एक और एग्जांपल से देखते हैं,
7/20। यहाँ 20 क्या है, नीचे वाला नंबर है, इसका फैक्टर निकालेंगे। 20 को लिख सकते हैं 5 चौका 20। यहाँ पे 4 क्या है, एक प्रकार का कंपोजिट नंबर है, उसको नहीं, इसको तोड़ेंगे प्राइम में, इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ ये भी क्या है, एक प्रकार का अभाज्य संख्या है, और ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या। देखिए नीचे में क्या आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का शांत हो गया। शांत चेक करने का तरीका क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है तो नीचे वाला नंबर का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर आपका नीचे वाला नंबर में 2 या 5 या दोनों आ गया तो इसका मतलब है कि वो नंबर शांत है, यानी कि पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, यहाँ क्या होगा कि नीचे वाला जो नंबर है उसका अगर आप फैक्टर निकालेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो उसमें क्या होगा, 2 और 5 नहीं आएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 9 है, 9 का निकालेंगे तो कितना होगा, 3 × 3। यहाँ पे 2 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अशांत हो गया। ये क्या है, अशांत है। यहाँ देखिए 5/14 है, इसको हम निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 14 का क्या लिख सकते हैं, 2 × 14। अब बताइए, यहाँ पे 2 तो आया हुआ है लेकिन 7 भी आ गया हुआ है, इसलिए कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है ना, अशांत हो गया। यानी कि 2 और 5 चाहिए ही चाहिए, 2 और 5 हर हाल में चाहिए। अगर मान लीजिए कि सर सिर्फ 2 आ गया हुआ है, दूसरा कोई और नंबर नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा, शांत होगा। और 2 के साथ 5 नहीं है, 3 है, 4 है, या 7 है, या 11 है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट डेसिमल नंबर क्या होता है। यहाँ क्या होता है, वही नंबर आता है, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या इधर आता है, यानी कि जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि कौन हो सकता है, पाई है, √2 है, √3 है, √5 है, इस जो नंबर होता है उसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट डेसिमल नंबर, जो क्या होता है, दशमलव के बाद न तो खत्म होता है और न ही वो क्या होता है कि रिपीट होता है, किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, उस नंबर को हम लोग कहेंगे अनंत अनावृत्ति कहेंगे। यानी कि शांत का एग्जाम्पल क्या होगा, हमने बताया कि अगर नीचे वाला नंबर का हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल से अपनी बात को देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 5/20, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, 20 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 को लिखेंगे 5 चौका 20, फिर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4। यहाँ देखिए यहाँ 5 भी आ गया हुआ है, 2 भी आ गया हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत है। एक एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, नया एग्जाम्पल इसका रखते हैं हम, है ना। यहाँ देखिए क्या रखा हुआ है, 11/27। इसमें हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो है इसको लिखेंगे 3 9 27, 3 को और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9। यहाँ देखिए 3 आया हुआ है, न तो 5 है और न 2 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अशांत हो गया। यहाँ देख लीजिए न रिपीट होगा और न क्या करेगा, वो न रिपीट होता है और न वो दशमलव के बाद खत्म होता है, पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट नंबर। अब हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं इसमें पूरा रियल नंबर का हमने क्या किया है, थ्योरी दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 by 1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन सब है सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। बाकी जो भी इंट्रोडक्शन क्लास में कुछ भी टॉपिक या सब टॉपिक छूटा है उसको हम लोग क्या करेंगे, जब चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वहीं पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।